हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। वाटर पोल्यूशन वाले चैप्टर को दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एमोनिया पोल्यूशन इन सीवेज। लास्ट चैप्टर में हम लोग जो है कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में सीवेज वाटर के टॉपिक को ही देख रहे थे। अभी भी हमारा ये टॉपिक ही चल रहा है। वो आपको राइटर पहले ये बताना चाह रहा है, गटर के पानी में जो भी पदार्थ ऐसे मौजूद हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे, जिसकी वजह से जो पानी है वो दूषित हो सकता है, उससे बड़े सारे जीव जंतुओं की ज़िंदगी जो है वो प्रभावित हो सकती है, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ इफेक्ट हो सकती है। उसके लिए उसने आपको कुछ कंसेप्ट्स बताए थे, लाइक डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब उसी सीवेज वाटर में ये आपको एमोनिया मिक्स करके एक चीज़ समझाना चाहता है, एमोनिया कंटेंट। तो एमोनिया पॉल्यूशन इन सीवेज, देख रहे हो, सीवेज वाटर एक प्रकार से अपने आप में वाटर पॉल्यूशन का रूप है। एडिशनली सोने पे सुहागा, वहां पर बात हो रही है एमोनिया पॉल्यूशन की। तो एमोनिया क्या होता है? एमोनिया एक कलरलेस गैस है जिसकी अलग सी एकदम गंध होती है, जिसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करा जा सकता कि इसकी गंध आग जो आ रही है तो आप ऐसा ऐसा करके बता दो कि हाँ इससे मैच करती है। बिल्कुल ही अलग तरीके की होती है। इट अगर्स नेचुरली, एमोनिया नेचुरली भी आपको मिलता है कुदरती रूप से, हवा में, मिट्टी में और पानी में। इसके अलावा पेड़ पौधों में, जानवरों में और इंसानों में भी कुछ कुछ मात्रा के अंदर एमोनिया होता है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से। ह्यूमन बॉडी के अंदर एमोनिया कहाँ से आता है? मानव शरीर जो है, इंसानी शरीर, वो एमोनिया बनाता है जब हमारी बॉडी, हमने खाना खाया, उस खाने का ब्रेकडाउन करती है। उसमें जो प्रोटीन होते हैं, जब ये ब्रेकडाउन का प्रोसेस चल रहा होता है तो जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स और एमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और फिर जो हमारा एमोनिया है वो यूरिया बन सकता है। आपको पता है ना, जैसे जो यूरिया है वो एक प्रकार से नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। ऑर्गेनिक खेती यूरिया से होती है। ये वाला जो यूरिया जो खेतों में ज़्यादातर यूज होता है, ये कैसे आता है? कैटल वेस्ट से कह सकता हूँ मैं इसको, या कैटल वेस्ट की जगह में अगर मैं प्रॉपर वर्ड यूज करूं, कैपिटल एक्सक्रीटा उसका पार्ट है ना, कैटल एक्सक्रीटा। ठीक है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस टर्म पे फोकस करना जरा। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉमनली इसको हम लोग हाउस होल्ड एमोनिया कहते हैं। ये एक इंग्रेडिएंट होता है, ये एक पदार्थ होता है जो कि हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, उनके अंदर मिल सकता है। एमोनिया जो है ये म्युनिसिपल ट्रीटमेंट सिस्टम में भी यूज होता है, यूज होता हुआ आ रहा है फॉर मोर देन 70 ईयर्स टू प्रोलॉन्ग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्शन क्लोरीन एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर। कल के लेक्चर में एक चीज बहुत अच्छी तरीके से याद है, मैं दिल्ली वालों का एक केस बता रहा था कि दिल्ली एनसीआर और दिल्ली वालों को पानी किसी नदी या किसी वाटर सोर्स से ना मिलकर जो यमुना का गंदा पानी या सीवेज वाटर जो होता है उसको इफेक्टिव तरीके से ट्रीट करके मिलता है। और मैंने आपको बताया था ना, भर भर के उसके अंदर क्लोरीन डाला जाता है साफ करने के लिए, और इसलिए दिल्ली एनसीआर के बच्चों के बाल बचपन से ही सफेद हो जाते हैं, काफी लोगों के, या पेट उनका खराब रहने लग जाता है।
या थ्रोट इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी होना, ये सब। तो एमोनिया जो है, इट हैज बीन यूज इन म्युनिसिपल ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर मोर देन 70 years, ताकि हम जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा सके। किसकी इफेक्टिवनेस? डिसइंफेक्शन क्लोरीन की, जो कि ड्रिंकिंग वाटर में पटका जाता है। आजकल आरओ, यूवी, ये सब चल गए हैं, जो कि WHO कहता है कि ये भी अच्छे नहीं है। आरओ सिस्टम या फिर आरओ का पानी, ये सब नहीं पीना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि पानी के अंदर कुछ ना मिनरल्स होते हैं और ये आरओ उनको भी मार देता है। WHO ने कोविड के टाइम पर इसकी पूरी एक डिटेल्ड एनालिसिस वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ शेयर करी थी। WHO ने क्रिस्टल क्लियर शब्दों में ये बता दिया था, ये बोल दिया था, आप लोगों को आरओ का पानी, मतलब पूरी दुनिया की जनता से दरख्वास्त करी थी कि आप लोगों को आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। जब आरओ सिस्टम नहीं चलता था, शायद से आप लोगों ने अपने घर पर ये वाली बात सुनी हो कभी या देखी हो, कई लोग पानी जैसे भरते थे, मान लो उनके पास एक कुछ भी, मान लो स्टील का घड़ा है, कंटेनर है, XYZ, आपके घर पे जो भी चीज़ है जहां पर सुबह पानी भरा जाता है पीने के लिए, उसके अंदर कई लोग क्लोरीन की गोलियां आती थी, जितनी बड़ी गोलियां क्रोसिन, सेराडॉन, डिस्प्रिन की होती है, वो डाल देते थे पानी के अंदर, है ना। उससे पानी हल्का काफी कड़वा, मतलब हल्का सा तो क्या, काफी कड़वा हो जाता है। लेकिन फिर भी लोगों की दिमाग के अंदर ये चीज रहती है कि हमारा पानी जो है वो पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेड हो चुका है, राइट। ऐसे ही एक सिस्टम चलता था हमारे हमारे दादा दादी, नाना नानी के टाइम पर। ये आजकल चीज़ें बड़ी इफेक्टिव तरीके से मार्केटिंग इनकी होती है, लेकिन ये सब कुछ एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। एक सिस्टम चलता था, कभी पूछना आप लोग अपने घर पे, जो लोग रूरल रीजन से बिलोंग करते हैं, कभी किसी के घर पे ऐसा रहा हो सिस्टम। आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, जो चारकोल होता है जिसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन हो, वो भी पानी की इंप्योरिटीज को खींच लेता है। आजकल ये चीज मार्केटिंग के तौर पर यूज होती है कि एक्टिवेटेड कार्बन और चारकोल फेस वॉश में यूज होता है ना। लेकिन एक सिस्टम होता था ऐसा, मैंने आपको PMFIs के किसी लेक्चर में शायद से बताया हुआ है। एक चारकोल का टुकड़ा इस तरीके से एक पानी के बेस पे लगा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर का इसका ढक्कन है और ये एक लेयर है, और यहां पर ये नीचे वाला बेस है इसका, इसमें पानी है। जिस प्रकार से जो पानी की बड़ी बड़ी बोतलें आपको सप्लाई करी जाती है, 50 लीटर, 70 लीटर, 100 लीटर वाली, वो एक मशीन के अंदर लगती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये मशीन हर जगह लगी रहती है, कोल्ड, हॉट और नॉर्मल वाटर वाली प्लास्टिक वाली मशीनें। तो आप लोग जो घरों में पानी की बोतलें जो मंगवाते हो, जो बड़ी बड़ी जो पानी की बोतलें आती हैं, 50 लीटर, 70 लीटर, 100 लीटर वाली, उसको उल्टा करके हम लोग ऊपर मशीन के ऊपर रख देते, तो पानी नीचे आने लग जाता है जैसे आप क्लिक करते हो उसके ऊपर, बटन के ऊपर, राइट। पहले के जमाने में क्या होता था, जो ये ऊपर है ना, ऊपर वाला हिस्सा है, आपने यहां पर जो है पूरा पानी भर दिया, ठीक है, आपने इधर पूरा पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है, इस पानी को नीचे डाउनपोर होने के लिए कोई जगह नहीं है। जो ये
यहां पर चारकोल का टुकड़ा है, जो ये यहां पर चारकोल का टुकड़ा है, इसको अगर हम लोग जूम करके देखें तो यहां पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो चारकोल का टुकड़ा है, जस्ट अ मिनट, इसके अंदर इंटरस्पेसिंग अवेलेबल है। अब क्या होता है, लिक्विड यानी कि यहां पर इससे पास होता हुआ पोरस है, तो पानी जो है जब भी इसके थ्रू पास होता था, रात भर इसमें नीचे 6 से 8 घंटे का समय लगता था और ऊपर वाला पूरा पानी नीचे आ जाता था इस चारकोल के टुकड़े से, इस चारकोल के टुकड़े से पास होकर, और ऊपर का जो पूरी टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ था वो पूरी तरीके से खाली, क्योंकि वो पानी रिस रिस कर नीचे आ गया। अब क्योंकि ये एक्टिवेटेड कार्बन वाले चारकोल से पास होकर आया, लगभग मान लो आपने रात को 9 बजे इसको रखा, सुबह 6 बजे तक घर में सुबह सवेरे कोई उठकर पहला गिलास पानी तो पिएगा, और उस टाइम पर 6 साढ़े 6 बजे घर के मेंबर्स अक्सर उठ जाते हैं हिंदुस्तान के परिवारों में। 6 से 8 घंटे का इसको समय चाहिए होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके बूंद 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 टपक टपक के 6 घंटे में इसने पूरा जो ऊपर का पानी था नीचे भर दिया। अब ये पानी एक वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म का पानी माना जाता था। इसको कहते क्या है ये नहीं पता मुझे, ये मैं अपने नाना जी से पूछकर आपको किसी दिन बताऊंगा। ये लेकिन मैंने देखा हुआ अपने नाना जी के घर पे बहुत साल पहले, अब तो नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा हुआ है अपनी आंखों से। मैंने वही बताया ना, अब तो मॉडर्न चीज़ें के लिए बहुत कुछ आने लगी हैं। अब तो हाँ स्टेनलेस स्टील का, लेकिन मैंने उनके जो घर पे देखा था, मुझे बचपन में एक झलक याद है, वो मिट्टी का होता था पूरा का पूरा, और ये जो बीच में एक्टिवेटेड चारकोल वाला जो लगा रहता था, ये ऐसा लगा रहता था जैसे वो पैर घिसने का पत्थर आता है जिसमें वो डॉट 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 बनी रहती है, प्यूमिस स्टोन जैसा, वो ऐसा बीच में पत्थर लगा रहता था, तो वो चारकोल का होता था, पूरा गेम ही इस पत्थर का ऊपर होता था। तो ये ना टैंक कभी ख़राब नहीं होता था। नाना जी बताते थे कि जब ये बीच में ये जो जो भी कोयले का जो टुकड़ा है, जो अलग फॉर्म का कोयला मतलब वो है, वो ख़राब हो जाता, तो ये बाज़ारों में मिल जाता था आराम से। तो वो इसकी कुछ महीनों के बाद जब ये जो एक तरीके से जैसे बार या एक टिक्की लगी हुई है, जैसे साबुन की टिक्की होती है वो लगी हुई है, जब ये टूटने लग जाए, क्योंकि आपको पता है पानी तो बूंद बूंद गिरते गिरते एक चट्टान को भी तोड़ देता है, पत्थर को तोड़ देता है, तो ये तो फिर भी छोटी सी चीज़ है, तो वो रिश्ते रिश्ते जब इसकी पोरोसिटी या इंटरस्पेसिंग को ज़्यादा बना लेगा पानी, कुल मिलाकर ये पत्थर कमज़ोर हो गया, इसको हटाकर यहाँ पर नया पत्थर एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल का लग जाता था। पहले लोग ऐसे ही पानी कंज्यूम करते थे। बियर गिल्स करता है, बियर गिल्स ने एक बारी क्या करा था, वो मैन वर्सेस वाइल्ड की बात कर रहा हूँ, उसने कुछ कोयले के टुकड़े लिए, कुछ लकड़ी जलाई, रात भर सोया, ठीक है, जो कोयला सुबह उसको मिला ना, चारकोल जो मिल गया उसको लकड़ी से, उसने उसको अपनी सॉक्स में डाला, और एक गंदा सा तालाब था बॉगमायर जैसा जिसके अंदर पूरा पानी ग्रीन हो रखा था। उसने कहा दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको पीने लायक पानी कैसे बनाया जा सकता है जिससे आपको स्टमक इन्फेक्शन नहीं होगा और आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होने वाला है। उसने वो पानी भरा, नीचे अपने सॉक्स निकाले, उसके अंदर कोयला डाला, क्योंकि वो आपको पता है ना, वो ऐसी जगह पर आपको दिखाता है ना एक्सपेरिमेंट्स के जहाँ पर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, प्रॉपर सेटअप नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये सब काम कैसे चला सकते हो अपनी मतलब आप अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू रख सकते हो। तो उसने अपना एक राइट पैर का सॉक्स निकाला, उस सॉक्स के अंदर कोयला भर दिया जिसमें वो रात को लकड़ी जलाकर जब वो सोया था, चारकोल भर दिया बड़ा सारा, और फिर वो जो पानी है उस छोटे से गड्ढे से जो कि बदबूदार पानी था, ठीक है, उसको उठाता है
और वो पूरा भर गया, एक बैलून की तरह हो गया, उससे निचोड़ निचोड़ कर वो पानी पीता है, तो वो कहता है कि पीने में मैं बता सकता हूँ उसका बहुत ही ज़्यादा वाहियात टेस्ट है या मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, लेकिन ये पानी पूरा पूरा सेफ है क्योंकि ये चारकोल से पास होकर आ रहा है और इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। ठीक है। तो अब जैसे एक्टिवेटेड कार्बन का काम यही होता है ना, जैसे अब वो फेस वॉश में यूज़ क्यों करते हैं, उसका सिंपल सी चीज़ होती है। देखो, अगर आप लोगों को टेंथ क्लास की केमिस्ट्री अगर थोड़ी सी याद है, टेंथ क्लास की केमिस्ट्री में लास्ट में एक चैप्टर आता है पीरियोडिक टेबल के बाद, उसमें उस चैप्टर के अंदर साबुन का एक स्ट्रक्चर समझाया जाता है। बोर्ड में उसका क्वेश्चन भी आता है कभी कभार, 10वीं क्लास के बच्चे जो बोर्ड देते हैं, उसके अंदर साबुन का स्ट्रक्चर जो है, अगर आप तोड़ोगे कि साबुन हम लोग किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कुछ चीज़ गंदी हो गई, किसी चीज़ पे कोई मैल लग गया, कोई दाग धब्बा लग गया, तो वाई ऑलवेज साबुन। ठीक है, बर्तन के लिए साबुन, कपड़ों के लिए साबुन, जूतों के लिए साबुन, या कोई भी झाग वाली चीज़ जैसे कोलगेट है, दांतों को साफ करने के लिए झाग वाली चीज़, तो इसमें झाग में एक्चुअली होता क्या है, तो वो केमिस्ट्री का चैप्टर उसमें बहुत ब्यूटीफुली चीज़ को एक्सप्लेन करता है। और आप में थे जिसने 11वीं 12वीं या कॉलेज के टाइम पे केमिस्ट्री पढ़ी है, शायद से आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। 10वीं में तो आता है ये, मुझे पता है, और मैंने पढ़ाई भी हुई है ट्यूशन से इसके ऊपर, कि साबुन के अगर आप उसको देखोगे, तो जिसको एक्चुअली हम सोप कह रहे हैं वो भी किसी एक चीज़ से बना हुआ है, उसकी एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो जैसे ही वो किसी इम्प्योरिटी के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो उसको खींच लेता है, उसकी कैटसेक होती है, क्योंकि उसको बनाया इस प्रकार से जाता है। ठीक है। तो एक्टिवेटेड कार्बन का काम यही होता है फेस वॉश के साथ, जैसे फोम है, झाग है उसके अंदर, एक प्रकार का साबुन है वो फेस वॉश, तो वो एक तो इम्प्योरिटीज को वैसे ही निकाल रहा है, ठीक है, खींच रहा है, प्लस उसमें सोने पे सुहागा रोल है एक्टिवेटेड कार्बन का। ठीक है। तो जब एक्टिवेटेड कार्बन जब यूज होगा आपके चेहरे पर, वो डबल स्पीड के साथ और भी जो इम्प्योरिटीज है वो खींच लेगा। इसलिए एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल वाले फेस पैक, फेस मास्क या फेस वॉश या सोप, कोई भी ऐसी चीज जो यूज करी जाती है, आप हमेशा पीछे उसके देखना, रिकमेंडेशन में तो नहीं, लेकिन पीछे वो लिखा रहता है कि हर एक स्किन टाइप के लिए, कभी भी ये नहीं लिखा होगा फॉर ऑल स्किन टाइप, क्योंकि वो ये चीजें जो होती हैं वो आपकी स्किन को फाड़ता है। आप सर्दियों में कभी चारकोल वाला फेस वॉश या फेस मास्क यूज करो, वो आपकी स्किन को फाड़ेगा। इसलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप चारकोल वाला फेस मास्क या फेस वॉश अगर यूज कर रहे हो, आप उसके बाद इमीडिएटली, जैसे आप चेहरा धोकर आए हो या आपने सोप यूज कर रखा है, आप कोई ना कोई लोशन या कंडीशनर, ये जो है, ये लोशन या कोई भी जो क्रीम है वो आप जरूर लगाओ, क्योंकि वो आपके चेहरे को फाड़ेगा। उसने पूरी इम्प्योरिटीज खींच ली है, तो आपके चेहरे पे इम्प्योरिटीज के साथ साथ दो जो नेचुरल ऑयल रिलीज करता है आपका चेहरा, ठीक है, उसको भी खींच लेता है। और जब नेचुरल ऑयल रिलीज मतलब क्या कहते हैं हट जाएगा आपके चेहरे से, जो कि रिलीज हो रहा था, पूरा चेहरा वैसा होगा, तो वो चेहरा फटेगा, वाइट वाइट सा लगेगा, और वो स्किन को फिर फाड़ भी सकता है या फिर आपको एक बर्निंग सेंसेशन दे सकता है। ये गेम होता है एक्टिवेटेड कार्बन वाली चीजों का। ठीक है। तो एडिशन ऑफ एमोनिया, इट इनहेंसेस द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइंस। ठीक है। अगर आप एमोनिया को ऐड करते रहते हो तो इट में इनहेंस द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइंस विच में क्रिएट ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट। ये किसकी बात हो रही है, किसी भी चीज में अगर आप एडिशनल एमोनिया ऐड करोगे तो ऐसी चीज है, उसका मतलब काइंड ऑफ कड़वा टेस्ट बन जाएगा। लेकिन यहां पर हम बात पानी की कर रहे हैं। पानी के अंदर एमोनिया कंटेंट ज़्यादा होना, यानी कि वो पानी को मीठा रखेगा या फिर उसको कड़वा बना देगा। मीठा पानी समझते हो, पानी कभी भी मीठा नहीं होता, लेकिन हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना कि ये पानी मीठा है। जैसे मध्य प्रदेश का पानी कैसा है, स्पेशली चंबल जोन का, जो डिस्ट्रिक्ट चंबल के क्षेत्र से मिलती है, खारा पानी आता है वहां पर, है ना। और वहीं पर अगर आप किसी पहाड़ी इलाकों वाली बात करो, पहाड़ी इलाकों के रीजन वाली बात करो, अगर आप उन रीजन्स में जहाँ पर वाटरफॉल या नेचुरल प्राकृतिक रूप से झरने फूट रहे हैं, उसका पानी कैसा होगा, मीठा पानी होगा। मीठा पानी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो सैलिनिटी है वो नामात्र के बराबर है, ऑलमोस्ट नो है।
नील है, ठीक है। लेकिन अगर आप एमोनिया इन्हेंस करते जाते हो तो पानी की कड़वाहट बढ़ सकती है, बिकॉज उस एमोनिया के साथ साथ पानी में घुलकर क्लोरामाइंस बढ़ते हैं एंड इट मे क्रिएट ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट, ठीक है। अब जैसे क्लोरामाइन क्लोरीन ही है, जैसे मैं तभी तो मैंने एग्जांपल वो पहले दिया था, वो गोलियां जो डलती थी पानी कड़वा हो जाता था पहले, ठीक है। वो गोलियां डालने के साथ ही पानी कड़वा हो जाता था और वो आपको ना इतना यक टेस्ट लगेगा कि जो रिकमेंडेड होता है ना कि 8 से 10 ग्लास पानी पियो, अपना कुछ भी नहीं करो तो पानी तो पीते ही रहना चाहिए, सारी इम्प्योरिटीज जो होती हैं बॉडी की वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, तो पानी बंदे का पानी पीने का मन भी नहीं करेगा, इतना घटिया टेस्ट। क्योंकि पानी ना एक ऐसी चीज होती है कि पर्सन वो जबरदस्ती नहीं पीना पसंद करता, ठीक है। अब जैसे अ, मैं अगर आप में से किसी को भी अपने साथ अगर ग्वालियर लेकर जाऊं, तो आप अगर 1-2 दिन के लिए मेरे साथ जा रहे हो ना, तो आप ये कहोगे कि यार दीपांग यार तुम हमारे लिए बिस्लरी की बोतल मंगा दो प्लीज़, ये खाने के साथ ये जहर मत दो यार। बहुत खारा पानी होता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा अति का, ठीक है। भारी भी होता है पानी। पता चला आप अपने घर में 4 रोटी खाते हो और अगर 2 ग्लास अगर आप पानी पीकर रोटी खाने मेरे साथ बैठे हो ग्वालियर में, तो आप 2 रोटी या 1.5 रोटी खा पाओगे, आपका पेट फुल हो जाएगा। भारी पानी से ये होता है कि आपकी भूख जो है वो जल्दी मिट जाती है। इसलिए उसका एक रीज़न ये भी है कि चंबल जोन में आप ज़्यादातर लोगों को मोटा नहीं देखोगे। 95% लोग मोटे नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इट रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीनेशन, इट रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीनेशन बाय प्रोडक्ट्स विच में भी कार्सिनोजेनिक। अब ये अनन्या इस वर्ड को मेरे जो समझाओ, मैंने आपको बताया था, आप उस दिन पूछ भी रहे थे क्या क्या चीज़ होती है कार्सिनोजेनिक। कैंसर कॉजिंग एजेंट कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है, ठीक है। तो इट रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीनेशन बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि ये ना एमोनिया का एक फायदा बता रहा है और क्लोरामाइंस का एक फायदा बता रहा है, अल्टीमेटली क्लोरीन का एक फायदा बता रहा है कि जो एमोनिया है इट रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीनेशन बाय प्रोडक्ट्स। क्लोरीनेशन की प्रक्रिया में जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हो सकते हैं, उसको कम कर देता है एमोनिया। तो ये फायदेमंद है कि नहीं है। एमोनिया का अगर कंटेंट बॉडी में अगर चला जाए, वैसे तो प्राकृतिक रूप से होता ही है हमारी बॉडी में, अभी आपने देखा कैसे ह्यूमन बॉडी मेक्स अमोनिया व्हेन द बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड कंटेनिंग प्रोटीन इनटू अम्यूनो एसिड्स एंड अमोनिया, और फिर वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में जब वो हमारी बॉडी से डिस्चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि ये जो क्लोरीनेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, और उसके बाय प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी चीज बन सकती है विच कैन बी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, तो एमोनिया इस चीज में बेटर है कि नहीं है, ठीक है। तो एमोनिया जो है इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, ठीक है, विच रिलीजेस नाइट्रोजन, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। आपको पता ना, प्लांट के लिए खाने का एक बूस्टर होता है ये नाइट्रोजन, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट ना फॉर द फूड इनटेकिंग एंड फूड मेकिंग प्रोसेस फॉर द प्लांट्स, ठीक है। तो एमोनिया जो है ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर विच रिलीजेस नाइट्रोजन, जो कि एक एसेंशियल एलिमेंट होता है प्लांट के लिए, इंक्लूडिंग फार्म क्रॉप्स एंड लॉन्स, ठीक है। फार्मलैंड्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर फार्म क्रॉप्स एंड लॉन्स मतलब फार्मलैंड्स की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर भी आपके खेत वगैरह है। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ एमोनिया इन वाटर इज अबव 1 parts per million, ठीक है, 1 parts per million, इट इज टॉक्सिक टू फिशेस। इसको देखो ध्यान से, ओनली 1 part per million से अगर ऊपर हुआ तो इट विल बी कंसिडर्ड एज टॉक्सिक टू फिशेस। इन ह्यूमंस, लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ऑफ वाटर हैविंग अमोनिया, अगर आप बहुत लंबे समय तक ऐसा पानी पीते रहते हो जिसके अंदर एमोनिया है, एमोनियम इतना है कि 1 parts per million है या उससे ज़्यादा है, तो वो हार्मफुल है। यानी कि आप जो पानी पीते हो उसमें एमोनिया का कंटेंट कितना होना चाहिए, 1 parts per million से कम होना चाहिए, है ना। अगर उतना हुआ है उससे ज़्यादा होगा तो इट इज़ हार्मफुल।
तो एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ एमोनिया ड्रिंकिंग वाटर एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो होता क्या है, आप कभी भी किसी रिवर को जो आप डिक्लेयर करते हो डैट इट इज, इसका जो पानी है इट इज नॉट सूटेबल, इट इज नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, और कुल मिलाकर आप उसको पॉल्यूटेड या टॉक्सिक जो डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो आप रिवर तो छोड़ो, एक छोटा सा एरिया के अंदर, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉमन कुआं, वेल, जहाँ से लोग रोज़ पानी भरते हैं, बाल्टी खींच कर, बाल्टी डालकर खींच कर पानी भरते हैं, इसको प्रशासन, अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम हो या डीएम हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, तो आप जो है इसे ढकवा सकते हो, इसे बंद करवा सकते हो और डिक्लेयर कर सकते हो एक रेड कलर का एक बोर्ड लगाकर, कृपया इस पानी को ना पिए, पानी जहरीला है। ये प्रशासन को तालाब के लिए, कुएं के लिए, नदी के लिए पता कैसे लगता है? सरकार, प्रशासन जो है वो चेक करते हैं पानी को निकाल कर, उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, लैब टेस्टिंग होती है, उसमें ये देखा जाता है कि, ये तो बात सिर्फ एमोनिया की हो रही है इसलिए मैं एमोनिया के एग्जांपल देकर कह रहा हूँ, बहुत सारे मेटल्स के कॉम्बिनेशन से देखा जाता है पानी के अंदर जितने अलग अलग मिनरल्स हैं वो कैसी मात्रा के अंदर हैं। और हमारे एग्जांपल में, क्योंकि अभी हम कंटेक्स एमोनिया का पढ़ रहे हैं, तो एमोनिया के कंटेक्स में, मतलब मान लो किसी लैब में किसी एक कुएं का पानी गया और वहाँ पर जो है एमोनिया कंटेंट अगर 0.8 ppm आ गया, पार्ट्स पर मिलियन आ गया, तब इस कुएं के पानी को यूज करने से प्रशासन जो है, एसडीएम और डीएम, एक नोटिस जारी कर सकते हैं और छोटे लेवल के, इनसे छोटे लेवल के जो जूनियर से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बोल सकते हैं कि इस कुएं को सील कर दो, और यहाँ पर साइड में एक रेड कलर से पेंट करा हुआ एक कोई बुलेटिन बोर्ड या फिर जो एक लोहे का कोई बोर्ड है, कोई वार्निंग सिंबल है, वो बना दो यहाँ पर, और उस पर नीचे मैसेज लिख दो कि कृपया इस कुएं का पानी ना पिए, कुएं का पानी जहरीला हो चुका है, बिकॉज हम इसको इन्वाइट नहीं करना चाहते कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स को। ठीक है, और कितना एमोनिया हो 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, ये किसने दिया? बीआईएस ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, कि ये जो पानी है इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई? कोई डाउट? सर में आ गया सब कुछ? श्रेया, शैनी क्लियर है? अनन्या? फिर हम बात करते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल वेस्ट की। इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है, लाइक वो इंडस्ट्री पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेपर मैन्युफैक्चर करती है, मेटल एक्सट्रैक्शन का उसका काम है, प्रोसेसिंग का काम है उन मेटल्स का, या सबसे खतरनाक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल मैन्युफैक्चर करती है वो इंडस्ट्री। तो ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रक्रिया होती है सारी की सारी, इन सारे प्रोसेसेस में, इन सारी मैन्युफैक्चरिंग में, जब ये इंडस्ट्री उन प्रोसेसेस को खत्म करने के बाद जो वेस्ट रिलीज करती है, और अगर वो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर की फॉर्म में निकल रहा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, हैवी मेटल्स हैं। और हैवी मेटल्स क्या होते हैं? दे आर डिफाइंड एज एलिमेंट्स जिनकी डेंसिटी
5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से कम हो, 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से कम हो, लाइक मर्करी, कैडमियम, कॉपर, लेड एंड आर्सेनिक। ठीक है, एंड अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सेंट्रल वाटर कमीशन जो है हमारे देश में, ये जो बॉडी है, ये देखने के लिए कि कौन सी वाटर बॉडी को ये डिक्लेयर करना है डैट इट शुड बी फिट फॉर ह्यूमन पर्पस, ह्यूमन ड्रिंकिंग पर्पस, या उसका वाटर यूज़ करने के लायक है, ये पानी इंसानों के यूज़ करने के लिए टॉक्सिक जहरीला तो नहीं है, क्या ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए सही है कि नहीं है। तो ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, द सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट ऑन हैवी मेटल्स इन सरफेस वाटर। आयरन जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग आयरन जो है, इट इमर्ज एज द मोस्ट कॉमन कंटेमिनेंट, कि आजकल पानी में सारे हैवी मेटल्स में से सबसे ज़्यादा किसका कंटेंट मिलने लगा है, वो है आयरन का, और ये सबसे कॉमन कंटेमिनेंट है। अदर मेजर कंटेमिनेंट्स फाउंड इन द सैंपल्स इंक्लूड, और ये कौन से पानी की बात हो रही है ये भी देख लो, यहाँ पर बात हो रही है सरफेस वाटर की। और सरफेस वाटर में जनरली क्या होता है, इंसान जो है या तो उसको कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग पर्पस, या तो वो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस पानी में, इंसान उनको कैच करता है। फॉर ईटिंग पर्पसेस, लाइक गोवा के अंदर सी फूड कल्चर, छोटे से छोटे तालाब के अंदर जहां पर लोग मछलियां पकड़ पकड़ कर लाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन का कहना है कि आयरन सबसे कॉमन कंटेमिनेंट है आजकल के पानियों में जो देखने को मिलता है। दूसरे क्या है, लेड, निकल, क्रोमियम, कैडमियम एंड कॉपर। बारिश के दिनों में जब पानी की गति काफ़ी तेज़ होती है और पानी का सैलाब ऐसा होता है कि वो एक जगह के पानी को दूसरी जगह फ्लोट करके ले जाता है, एक जगह के गड्ढे में जो भी चीज़ें होती हैं उससे वो चीज़ें निकालकर एक जगह पर किसी वाटर बॉडी में जाकर डिपॉजिट कर सकता है। तो मेटल जो है मॉनसून पीरियड के अंदर जो टॉलरेंस लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं, वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं हमें, आयरन, लेड, क्रोमियम एंड कॉपर। जो यहाँ पर दे रखे हैं आपको वही लिख कर आने हैं, वही याद करने हैं, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो। अगर वो मॉनसून पीरियड में कैडमियम को नहीं लिख रहा है तो आपको कैडमियम को इंक्लूड ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर देना है। मेटल्स फाउंड इन नॉन मॉनसून पीरियड इंक्लूड लेड, कैडमियम, निकल, क्रोमियम एंड कॉपर। ये सेंट्रल वाटर कमीशन का कहना है। यानी कि अगर आज के समय में अभी हम बात करें 25 जनवरी 2024 की, क्या अभी ये वाला टाइम मॉनसून पीरियड का चल रहा है, नॉन मॉनसून पीरियड का चल रहा है, बताओ। नॉन मॉनसून चल रहा है। तो अगर हम अभी कोई वाटर बॉडी की तरफ अगर अपना रुख मोड़ते हैं, कुछ देखना चाहें, तो हमें कौन कौन से मेटल्स देखने को मिलेंगे, लेड, कैडमियम, निकल, क्रोमियम और कॉपर। और यही अगर हम लोग जुलाई और अगस्त के महीने में, जून जुलाई अगस्त के महीने में जाएं, मॉनसून पीरियड होता है जनरली उस टाइम पर, तो आयरन, लेड, क्रोमियम एंड कॉपर। मेन सोर्सेज क्या है हैवी मेटल पॉल्यूशन के, वो है माइनिंग, मिलिंग। मिलिंग जानते हो, मिल्स जो होती हैं, हाँ अलग, सिर्फ फ्लावर मिल नहीं होती है,
चक्कियाँ बहुत सारी होती है, मिल्स बहुत सारी होती है ना, हर जगह आटा नहीं पिसता है, ठीक है। माइनिंग, मिलिंग, प्लेटिंग एंड सरफेस फिनिशिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। आपको अगर ये इसके बियॉन्ड भी अगर आपको वो चाहिए ना एग्जांपल्स, आप सबसे टॉप यहाँ पर चले जाओ। पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्रीज और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो कंसर्न किस बात से है? कंसर्न है, पहले मुझे बताओ, ये सारे मेटल्स क्या अच्छे हैं क्या अगर पानी में मिले तो? हैवी मेटल्स का मिलना अच्छा है? नहीं। तो कंसर्न क्या है? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स में रिजल्ट इन फिजिकल, मस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव प्रोसेसेस। सबसे खतरनाक बात यह है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे हो सकते हैं, ठीक है। डैट में इंक्लूड या डैट में क्या अपीयर्स लाइक एल्जाइमर डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, अगर आपके पास कभी एक सब्जेक्ट रहा हो फिजिकल एजुकेशन, तो आपने वहाँ पर शायद से इसको सुना होगा, क्लास 11th क्लास 12th में, ठीक है। बॉडीली डिफॉर्मिटी वाले डिसीजेज होते हैं, जबकि एल्जाइमर और पार्किंसंस किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? आपकी न्यूरोलॉजी के साथ, आपकी मेमोरी के साथ, है ना। याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, ओके। आपकी पानी के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन कंटेंट, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट होता है, वो भी अच्छा खासा होना चाहिए। इसलिए पानी इनटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि पानी, जैसे अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, CO2 काफ़ी ज़्यादा भर जाता है उस एक्टिविटी में। आपका ऑक्सीजन यूटिलाइज होना, यानी कि आप अपनी एक्टिव फॉर्म से डल फॉर्मेट के अंदर आने लग गए हो। आप किसी से ज़्यादा देर बातें कर लो, आपका सर इसलिए दुखने लग जाता है। बॉडी में O2 की मात्रा कम, CO2 की मात्रा ज़्यादा होना। ज़्यादा देर पढ़ाई करने के बाद ब्रेन जो एक बर्डन सा फील करता है कि जैसे किसी ने कुछ रख दिया सर के ऊपर, भारी भरकम सामान, अगेन वो इसलिए CO2 की मात्रा ज़्यादा होना, O2 की कम होना। टाइम टू टाइम पानी का इंटेक करने से वो चीज़ कंट्रोल होती है, आपको उतना जो है सर के ऊपर बर्डन फील नहीं होता। लेकिन पानी के अंदर आजकल के समय में अगर इस प्रकार के हैवी मेटल्स हैं, तो याददाश्त जाना लोगों की एक आम बात हो चुकी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। मैं उसको डिसऑर्डर का रूप नहीं दे रहा हूं। भूलना एक अच्छी चीज़ होती है। माइंड आपका, इसका मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होकर बिहेव करता है। जैसे अनन्या, आपने कॉग्निटिव साइंस के अंदर अभी तक वो पढ़ा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी या मेमोरी का चैप्टर पढ़ा है? शॉर्ट, यू नो द प्रोसेस एंड वर्किंग ऑफ मेमोरी? नहीं पढ़ा? अच्छा। आप उसके अंदर ना एक कर्व पढ़ोगे अभी आगे चलकर। अभी कौन से साल में आप ग्रेजुएशन के? फर्स्ट, सेकेंड सेमेस्टर ना? थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर तक आपको वो आएगा उसके अंदर, और ईशा आपको भी आएगा, हर्बन एबिंगॉस का फॉरगेटिंग कर्व। एक पर्सन था, हर्मन एबिंगॉस। इसका एक कर्व होता है फॉरगेटिंग कर्व। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही वो पर्सन है ना। लेट मी क्रॉस चेक, काफी टाइम हो गया सो जाने हुए। यही है हर्बन एबिंगॉस का फॉरगेटिंग कर्व। देखो, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एल्जाइमर और पार्किंसन के साथ
देखो एल्जाइमर और पार्किंसन में आपको कोई डरने वाली बात नहीं होती है ऐसा, लेकिन फिर भी यार आपकी याददाश्त अगर जवानी में ही अगर आपको ये बीमारियां हो जाएं, जवानी में ही आप चीज़ें भूलने लगे हो, आप बार बार कंफ्यूज रहते हो, यार मैंने गैस बंद करी कि नहीं करी, मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, मैंने अपने पैसे उठाए कि नहीं उठाए, वो काम करा मैंने कि नहीं करा, यार मैंने उसको कॉल करना था करा कि नहीं करा, तो ये सब चीज़ें, इसका मतलब आप यार नॉर्मल लाइफ नहीं बिता रहे हो, आप अपने काम के बोझ तले दब चुके हो। ठीक है, आप अपनी जीवन रेखा कम कर रहे हो, उसका मतलब बुढ़ापे में ये चीज़ कहाँ तक जाएगी सोच के देखो। आपके पोते पोतियां आपके गले में आईडी कार्ड लटकवा कर आपको घर से बाहर भेजा करेंगे कि हमारी दादी हमारे दादा निकलते हैं घर से और पता नहीं किसके घर कहाँ पहुंच जाते हैं चाय पीने। फॉरगेटिंग कर्व कुछ इस प्रकार से बिहेव करता है। इसी के बेसिस पर जो टेक्निक्स होती हैं, लाइक आपने सुना होगा पढ़ाई के लिए एक नौटंकी वाली टेक्निक होती है, जो लोग कुछ नहीं करते ना ज़िंदगी में वो ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं। पोमोडोरो, है ना, इतनी देर पढ़ाई करो, इतनी देर का ब्रेक, और ये वो करके जब आपके अंदर आग लगी होती है ना किसी चीज़ को लेकर, तो ये सब बातें बेकार होती हैं। ठीक है, आपके अंदर किसी चीज़ को करने की कोई हीट नहीं है ना, तो चाहे पोमोडोरो चाहे कोई सा भी डोरो, आपको कोई आपकी मदद खुदा भी नहीं कर सकता फिर उस टाइम पर, बाकी बातें तो छोड़ दो। फॉरगेटिंग कर्व क्या करता है, और मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये नॉर्मल ज़िंदगी एल्जाइमर या पार्किंसन वाली ज़िंदगी से कैसे अलग होती है। अगर किसी को एल्जाइमर या पार्किंसन डिसीज़ नहीं है, एल्जाइमर की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है वैसे। क्या होता है नॉर्मल फॉरगेटिंग कर्व में, ये है हमारी नॉर्मल मेमोरी। हमने अगर आज किसी चीज़ को रिटेन करा है, फर्स्ट डे, देखो फर्स्ट डे यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर होता है आपका फर्स्ट आवर, आपकी मेमोरी एकदम टॉप पर होती है। वो कुछ कुछ चीज़ें जैसे कभी कभार आपने मेरे लेक्चर अटेंड करते होगे तो वो चल रही होगी मेरी मेमोरी उस दिन के लिए 24 घंटे के लिए, या कभी कभार सपने में वो वाली बात आपकी आई हो जो मैंने हम लोगों ने पढ़ी हो किसी शाम को या किसी दोपहर के लेक्चर में या किसी सुबह के लेक्चर में, है ना, ऐसा हुआ होगा। या कोई सी भी बात आपने स्कूल लाइफ में कभी ऐसी महसूस करी कि आपको कोई चीज़ जैसे क्लिक कर गई, आपको वो बहुत पसंद आ गई और वो आपके दिन भर चल रहा है, तो आपकी मेमोरी हाईएस्ट लेवल पर है। आपको कोई चीज़ कभी कभार इतनी पसंद आ जाती है कि वो आपकी एकदम से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, एकदम से। अब जैसे मैंने मान लो कि आपका ब्रेकअप हो जाए या आपकी लाइफ में बेबी कोई आया है, दोनों सिनेरियो ऐसे हैं, पर्सन की लॉन्ग टर्म मेमोरी इस टाइम पर बहुत एक्टिवेटेड रहती है। पहला प्यार और पहला धोखा कोई नहीं भूलता। ठीक है, अब इस केस में क्या है, आप उस पर्सन का नाम या उस पर्सन की गद्दारी एक बार उसने करी है, एक बार, लेकिन वो आपकी हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला गया, आपका ब्रेन क्यूरियस मोड पर होता है। नॉर्मल स्टफ की बात करें, हर केस में तो हमारे साथ ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसे ही हो रहा होता तो भाई हम तो आइंस्टाइन होते या फिर कोई नोबेल प्राइज विनर होते। जब ऐसी चीज़ें जिसमें आप में से काफ़ी लोगों का बैठने का मन नहीं करता होगा या पढ़ने का मन नहीं करता, ये सब्जेक्ट है ही क्यों यार, ऐसी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं जिसमें हमारी कोई खास क्यूरियोसिटी नहीं है, मान लो, उस टाइम पर अगर आप रिवीजन नहीं करोगे और दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, आपका फॉरगेटिंग कर्व गिरने लगेगा। ये आपका ब्रेन पावर है। लेकिन एक चीज़, कहाँ गया ये, समझना इस चीज़ को, मैं समझाता हूँ, ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। लेकिन क्या है, अगर आप रिवाइज कर लो ना, ये चीज़ यहाँ से उठकर दोबारा ऊपर, ये चीज़ यहाँ से उठकर दोबारा ऊपर भी चली जाएगी, दोबारा ऊपर हो जाएगा। ये देख रहे हो परसेंटेजेस है, 20% ही आपको चीज़ें रिकॉल है, 40% ही है, 60% ही है, 80% ही है, और 100% है। तो अगर आप किसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते करते, यहाँ पर क्या करा है पर्सन ने, यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, पर्सन की कोई गलती नहीं रही है यहाँ पर। पर्सन की गलती ये रही है, यार कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, चल कोई ना कोई ना कोई ना करते करते पर्सन का ये जो कर्व जो गिरा है, वो गिरा है प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से।
चीजों को टालने की वजह से, डिले करने की वजह से। अब इस केस में ह्यूमन का फेलियर कहां छुपा होता है? आपने जितनी मेहनत करके, जैसे मतलब मान लो आप में से आज लोग आप अपने निब्बे निब्बियों को छोड़कर, है ना, सब लोगों को छोड़कर आप यहाँ पर टाइम बिता रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आपने लाइफ का यहाँ पर कोई टाइम लगाया जहाँ पर आपका फर्स्ट आवर के अंदर उसकी चीज़ को लेकर मेमोरी 100% थी, लेकिन अब आपको मन मार के अगर वहाँ पर बैठना पड़ रहा था, या आपका मन ही नहीं करा के रिवाइज करने का उस चीज़ को, आप यहाँ पर पहुँच गए। दोबारा इस लेवल पर जाने के लिए आपको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना टाइम देना पड़ेगा। तो एक्चुअली में प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, आप ये जो डिले कर रहे हो, आप इसका मतलब वक्त की बर्बादी तो कर रहे हो, लेकिन टाइम का बर्डन भी आप इसके साथ ले रहे हो। वो कैसे? आप हमारी जर्नी को देख लो। अगर आप में से कुछ लोग रिवाइज करते चले तो वो ग्राफ 100% तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन वो ग्राफ लगभग 80% के आसपास कंसोलिडेट करता रहेगा मेमोरी का, कि 80% आपको टॉपिक वो हमेशा याद रह जाता है, अगर आप बुक खोलो चाहे ना खोलो, क्योंकि आप टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते हुए आए हो। तो आप ये जो टाइम है, अब जो आपके पास टाइम बच गया एज कंपेयर टू दिस पर्सन की जिसकी मेमोरी 100% पर थी, और वो अपनी मेमोरी को अब 10% पर रिकॉलिंग कैपेसिटी पर ले आया है, ठीक है, इस पर्सन को यहां से यहां तक उठने के लिए जो टाइम देना पड़ेगा, और मान लो ऐसे पर्सन को देने पड़े लगभग 15 घंटे। ये पर्सन जो है ए 15 घंटे लगा रहा है, लेकिन ये जो पर्सन है बी, ये 15 घंटे बचाकर अपना कोई जो टास्क है एबीसी इसको पूरा कर सकता है। ये होती है नॉर्मल ह्यूमन मेमोरी। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, जो आजकल का पानी जो खराब आने लगा है, कमिंग बैक टू द एनवायरमेंट टॉपिक, आजकल का पानी जो खराब आने लगा है, जिसकी वजह से ये सारे मेटल्स की प्रेजेंस की वजह से अपन को एल्जाइमर डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, या कोई भी शॉर्ट टर्म ह्यूमन मेमोरी लॉस जैसी जो दिक्कतें हो सकती है, इस केस में पर्सन अगर जो मेहनत कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, तो उसका ये जो फॉरगेटिंग कर्व है ना, ये रिवीजन के बाद भी, रिटेंशन के बाद भी वर्क नहीं कर पाता अच्छे से। पर्सन यहां पर एकदम से 100% पे तो छोड़ो, पर्सन का ये कर्व इवन रिवीजन करने के बाद, यहां पर पर्सन के रिवीजन स्लॉट्स हैं, यहां पर पर्सन के रिवीजन स्लॉट्स हैं, मतलब उसने कोई चीज पहले दूसरे दिन ही रिवाइज कर ली, उसके बाद पहले हफ्ते में एक बार ही रिवीजन कर ली, और हफ्ते के एंड में एक बार रिवीजन कर ली, 7वां दिन है ये, ठीक है, यहां रिवीजन कर ली, एक इसके बीच में रिवीजन करी, एक इसके बीच में रिवीजन करी, यहां पर और एक आखिरी दिन पर, वीक एंड पर, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है उसका कर्व ना अगर उठेगा ना, जिसके पास ये मेमोरी लॉस वाली जो दिक्कतें हैं, वो इतना ही उठ पाता है। ये ट्रेंड देखा गया है, ये ट्रेंड देखा गया है, जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ऑब्जर्व करा, जिनको एल्जाइमर जैसी बीमारियां हैं। तो इतना खतरनाक है पानी का इनटेक सही तरीके से ना करना, या मतलब सही सही तरीके का पानी का इनटेक ना करना, जिसके अंदर ये टॉक्सिक मेटल्स काफ़ी ज़्यादा मिले हो। और ये जो है फॉरगेटिंग कर्व, ये कंसेप्ट हरमन एबिंगॉस ने दिया था, ठीक है। अनन्या, ईशा, आप तो नहीं बोलोगे जब आएगा आप लोगों के सेमेस्टर में ये, ठीक है। पानी के मेटल वाली अपने लेक्चरर को पानी के ये जो मेटल्स वाली बात है ये भी चिपका देना यहाँ पर, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।